हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले हम 23 और 22 का डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इन विच स्टेट हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है मांडी। एक सेकेंड। मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा स्थापत्य का एक नवीन स्थल है। मांडी से खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और ईंट प्राप्त हुई हैं। 3 अलग-अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से यह अनुमान किया जा सकता है कि इसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल गृह रहा होगा। बौद्ध, जैन एवं भागवत एवं शैव धर्म से कौन सा क्वेश्चन आया था? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये तीर्थंकर दिए गए हैं और ये निर्वाण स्थल दिया गया है। तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऋषभनाथ का अष्टपाद सही है। वाशुपूज्य का समित शिखर नहीं था। नेमिनाथ का उज्जैन सही है। महावीर का पावापुरी सही है। तो वाशुपूज्य का क्या था? चंपापुरी था वाशुपूज्य का, ना कि समित शिखर। समित शिखर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, ये 2021 में क्वेश्चन आया क्यों था समित शिखर से रिलेटेड? क्योंकि उस समय ये बहुत चर्चा का विषय रहा था। तो अगर कुछ कोई ऐसा तीर्थ स्थल वगैरह जो चर्चा में रहता है तो उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, संस्कृत के थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो दोनों सही है। प्राकृत के पोषक थे और लोक कला सातवाहन काल में लोक पक्ष को अधिक कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन के सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस वंश का सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया था तथा सातवाहनों ने राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहन दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये शासक दिए हुए, राज्य दिए हुए, बताना है कि कौन सा शासक कौन से राज्य से सुमेलित था। तो राणा हमीर मेवाड़ के थे। राणा चुंडा मारवाड़। मलिक राजा फारूकी खानदेश के। मलिक सरवत ख्वाजा जहां जौनपुर के। ग्रंथ रचयिता कौन है? रागमाला के पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी के श्रीकंठ, राग विमोद के सोमनाथ और चतुर्दंत प्रकाशिका के वेंकट रमन रहे। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन था, कथन कारण वाला क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। हाँ, तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की विकास की प्राणी शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। दोनों सही व्याख्या करता है। मुगल साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसमें नियंत्रण और संतुलन का प्रभावी समायोजन किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से सैन्य अधिकारियों को पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख मीर बख्शी होता था। वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग और सैनिकों की उपस्थिति की जांच करता था। अतः प्रश्न में दिए गए अभिकथन की पुष्टि कारण कर रहा है, इसलिए दोनों विकल्प सही हैं। फवायद उल फतूह फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था असम अमीर हसन सिजजी ने। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन अमीर हसन सिजजी ने किया था। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से संबद्ध रहे थे। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? लाहौर में। राजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। लाहौर में ही तोप निर्माण का कारखाना खोला। रंजीत सिंह की सेना
की स्थायी सेना फौज आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। राजा रणजीत सिंह अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। तो अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर किसने परिवर्तित किया था? राजा रणजीत सिंह ने। सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन। कौन सा सही है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायुकुंड सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो दोनों सही हैं। वायुकुंड सत्याग्रह 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. कल्पक्कम तथा के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी गांधी जी ने किया था। प्रमुख संस्थाएं, संघीय आयोग व अधिनियम से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1825 को मुंबई में हुई। स्थापना के बाद कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, सब ने कभी न कभी अध्यक्षता की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय आदि बड़े नेताओं में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। भगत सिंह, भगवती चरण गौरा, यशपाल, छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री और भगवती चरण गौरा ने महासचिव का दायित्व संभाला था। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा की घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चरण इस सभा से संबंधित नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 15 जनवरी 1784 को बंगाल में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इस स्थापना के समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य एवं ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो 1861 के अधिनियम में। ब्रिटिश इंडिया के भारत परिषद अधिनियम 1861 में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली का अभिकर्ता के रूप में प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई। शारदा अधिनियम 28 मार्च 1929 को आया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1901। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों ने दादाभाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दादाभाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो एम.ए. अंसारी शामिल नहीं थे। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी शामिल थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद,
नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ए डांगे शामिल थे। इन सब पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति के द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में विचार दिए थे। तो वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धर्सना नमक कारखाने पर धावा बोला जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने किया है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। रॉल्फ फिच 1583 में, विलियम हॉकिंस 1608 और निकोलो डाउंटन 1613 और सर थॉमस रो 1614 में आए थे। भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अपवातंत्र एवं मानव भूगोल। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। दोनों सही है। नदी और व्याख्या भी करते हैं। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, संगीत, सेवक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी मिलान करना है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेट्टा, राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड सारामती चोटी और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, राजस्थान। उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का एक लैगून झील है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील राजस्थान जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत की अंतरस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है जहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर संगरा क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये झीलम नदी पर निर्मित कुकुर झील का उदाहरण है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भी माना है जो असत्य है। कक्षा 9 की एनसीईआरटी में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन, अजय, जलांगी, जोंक। तो जोंक नदी गंगा का हिस्सा नहीं है, ये महानदी का हिस्सा है। जोंक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है। जोंक नदी का उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ के महासमुंद, बलौदा बाजरा का क्षेत्र है। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी गंगा बेसिन का हिस्सा है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का उड़ीसा में है। इसे वर्ष 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। कुलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से, किलावेल झील का संबंध तमिलनाडु से है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा जलप्रपात कहाँ है। तो हुंडलू स्वर्णरेखा नदी पर सही है, चचाई बीहड़ नदी पर है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है और बूढ़ा घाट जलप्रपात बूढ़ा घाट नदी पर है।
यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांची नदी पर स्थित दसम जलप्रपात है। ये दोनों जलप्रपात झारखंड में है, जबकि अन्य हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होने और पूरब की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवराहों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ये शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। जल शक्ति संसाधन एवं उपयोग, खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय, इनका मिलान करना है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में नहीं, दक्षिणी भाग में है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। एनटीपीसी देश की अग्रणी उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में किया गया। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल और रिहंद। सिंगरौली और रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जबकि विंध्याचल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। इसे रिहंद जलाशय या नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति होती है। ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। विश्व भूगोल स्थल मंडल। इंडोनेशिया के द्वीप समूह को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिम से पूरब की ओर बताना है। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी भागों, पूर्वी सिरे व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। मुख्य रूप जो पश्चिम से पूर्व क्रम से सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बिक, इरियन और जया है। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा गुजरती है। यह द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को मसालों का देश कहा जाता है। ये सिनकोना के उत्पादन में अग्रणी देश है। निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर के तट पर नहीं है? सीरिया नहीं है। काला सागर के तट पर सीरिया नहीं। काला सागर के तट पर पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस, यूक्रेन, दक्षिण में टर्की है। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया व काकेशस पर्वतमाला स्थित है। नोबी और कांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? जापान। नोबी और कांटो मैदान जापान में है। नोबी का मैदान होंशु द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोबी मैदान क्षेत्र में चावल और सब्जियों की कृषि होती है। कांटो मैदान होंशु द्वीप पर के मध्य में स्थित है। टोक्यो शहर इसी मैदान में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत देश माउंट रेनियर, और ये सब पता नहीं कौन से देश में है। तो माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पेरिकुटी मेक्सिको में है और माउंट एपो फिलीपींस में है। सकोत्रा द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में नहीं। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। सकोत्रा द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो मडीरा नहीं है, ग्रेनाडा, मोंटसेराटा और एंगुइला है।
मदीरा द्वीप उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है, न कि कैरिबियन सी में, जो पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसका कुल क्षेत्रफल 801.1 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी फंचन, इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, काष्ठ शिल्प उद्योग, चीनी प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग हैं, जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराटा और एंगुइला कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप हैं। अगला प्रश्न जलमंडल से। मेकांग नदी के संदर्भ में मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में, तो ये गलत हो गया। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मीमांग के साथ मीमांग मेकांग डेल्टा वियतनाम में हो ची सिटी के निकट दक्षिण चीन सागर में है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेविश स्थानीय पवन स्पेन में चलती है, ब्रिक बिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलती है और शामल ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं बल्कि ईरान और अरब और ईरान के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है। एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। एक गैर नवीनीकरणीय या अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निवासी के लिए पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अक्षय होते हैं। नवीकरण ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लाटविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट कोको के प्रमुख उत्पादक हैं। कोको के प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में ककाओ नामक वृक्ष उगते हैं जिनके फलों के बीज को कोको कहते हैं। इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको दो प्रकार के होते हैं, क्विटलो दक्षिण अमेरिका और फॉरेस्टो अफ्रीका। लाटविया की प्रमुख फसल राई है। मानव भूगोल एवं मानचित्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोर्नियो पुनान सही है। अरब मरुस्थल का रुवाला है जनजाति। स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स जनजाति पाई जाती है। बोर्नियो पुनाना में पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स। कोरयाक पूर्वोत्तर साइबेरिया की चुकची समुदाय की जनजाति है। ये लोग प्राय चुकोटको कामचुटकन्न भाषा बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? यूपी। उत्तर प्रदेश में कितनी सर्वाधिक है? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे पे है आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। कंपनी ने 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए तथा नागरिक कर्तव्य के विकास एवं करारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में भारत के प्रथम नगर की स्थापना की। किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था को। नगरीकरण वक्र में अवस्था द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण के त्वरित अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि, परिवहन की वृद्धि के साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि से है।
जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ठीक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, दोनों सही है। नगरीकरण बढ़ने के साथ आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा में लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटा परिवार रखने पर बाध्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है, जिससे सामाजिक धार्मिक अवरोध दूर होने के साथ परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद मिलती है। अगर नगरीकरण ऊंची साक्षरता दर जन्म दर को कम करने में सहायक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जन घनत्व 17 सबसे कम है, वहीं बिहार का जन घनत्व सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश का 17 है, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, नागालैंड का 119 और हिमाचल प्रदेश का 123। प्रस्तावना संग्रह क्षेत्र नागरिकता मूल अधिकार मूल कर्तव्य उपनिवेशक तत्वों से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, संघीय नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, गोवा का 30 मई 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव मतदान, यही नहीं है, बाकी तो है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है। संविधान का पालन व इसके आदर्शों का सम्मान भी है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन व इसके आदर्शों का सम्मान मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि आम चुनावों में मतदान का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को संबंधित सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? 267 है शायद। अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडल में अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिक निधि संघ एवं राज्यों में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अधीन रखी जाती है, ताकि वह अप्रत्याशित व्यक्ति की पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है जिसके अधीन अकस्मात कुछ व्यय जरूरी हो जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार 30,000 करोड़ है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के
आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में अनुच्छेद उल्लिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सूचियों को मिलाना है कि कौन से उसमें कितनी लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा राजस्थान में 10, गुजरात में 11, कर्नाटक 12, पंजाब 7। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश 31 और सबसे कम संयुक्त रूप से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पौंडीचेरी, मिजोरम, मेघालय, अंडमान, सिक्किम, गोवा सबकी एक एक सीट है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं, राज्यसभा के प्रति नहीं, केवल लोकसभा के प्रति है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये सही है। ये गलत है पर आज सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इस दौरान सांसदों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक किया जा सकता है, राज्य पुनर्गठन विधेयक भी किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। नियंत्रित महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, भारत की लोक लेखा नीति की या भारत की आकस्मिक निधि की। तो भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति करती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति का गठन पहली बार कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संकीर्ण मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करता है, जो प्राय विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सरकारी आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझे ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह इसका गठन कर सकता है। इसकी सिफारिश सरकारी आयोग द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघराज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र एवं राज्यों के संबंधों पर पुनर्विचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को पुंछी आयोग का गठन किया गया। राजभंडार समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर
1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित किया था। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठित किया था। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उठाया जा सकता है विधानसभा द्वारा महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा उठाया जाता है अध्यक्ष को। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का प्रावधान के बारे में प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में दी गई है, जिसके तहत लोक सेवा अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का आदेश देता है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के विवरण हेतु सिफारिशें देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के विवरण की सिफारिश देना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता, उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, जिसके अध्यक्ष के.सी. न्योगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सही है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्थायी अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन तथा पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती V.S. रमा देवी थी। वर्तमान में सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ध्यातव्य है कि वी भाई कुरैशी भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। संवैधानिक और गैर संवैधानिक अन्य आयोग राजभाषा। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, संसद करती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, भारतीय संविधान के वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में किया गया। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश अनुसार तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? के.सी. न्योगी। भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. न्योगी थे। इसका गठन वर्ष 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह हैं। ध्यातव्य है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के
नोडल डिवीजन है जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री 9 अन्य सदस्य होते हैं। पदेन अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। इसमें एक को पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामित करता है जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है तथा अन्य सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होता है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिक मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया। हालांकि वर्ष 2004 में सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन किया गया। इसका औपचारिक गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया था। एनडीएमए का गठन केंद्र में प्रमुख प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और जिले में जिलाधिकारी। पंचायती राज की निम्न समितियों पर विचार करें और उनका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। बी आर मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, जी के डी राव समिति 1985, एम एल सिंघवी 1986। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 243 का भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है जिसे प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संशोधन अधिनियम 2017 में पारित हुआ। इस संशोधन में जीएसटी की शुरुआत की गई। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 102वें संविधान संशोधन में पारित किया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इसमें लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था और लोकसभा राज्यसभा ने क्रम से 15-20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया। राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियम शामिल किए गए। 62वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 इसके द्वारा अधिसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा में आंगनबाड़ी प्रतिनिधित्व को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 63वां संविधान संशोधन 1989 पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान की गई। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50 सही है, सुमेलित नहीं है, बताना है। अनुसूचित जाति जनजाति शैक्षणिक हितों की अभिवृद्धि 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A में है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43A औद्योगिक प्रबंधन में कामगारों के भाग लेने के संबंध में है। 43B के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी सोसाइटी समिति के स्वैच्छिक गठन तंत्र का संचालन करें, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करें। ध्यातव्य है कि 97th अमेंडमेंट 2000 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। क्या 43B? क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं। ये किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था।
निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो गोलकनाथवाद 1967 में हुआ था, 24वां संविधान संशोधन 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973, 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार यूएसए से सही है, टीपीएस आयरलैंड से ये भी सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से ली गई हैं, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार यूएसए से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजीवाद का संचय एवं तकनीकी सुधार है, जनसंख्या में परिवर्तन है, विशेषीकृत क्रियाओं एवं गतिविधियों में श्रम विभाजन है, तकनीक वृद्धि एवं नौकरशाह प्रमुख विकास प्रमुख कारक नहीं है। तकनीक एवं नौकरशाह को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय व तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। भारत में WPI के आंकड़ों के निम्नलिखित कौन संस्था कार्यालय कार्य करती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। थोक मूल्य के आंकड़े प्रति माह 14 तारीख को संकलित किए जाते हैं। आधार वर्ष 11/12 है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में मुद्रास्फीति की दर 11.16% अंतिम रही। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी से सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? मुद्रास्फीति का मापन CPI इंडेक्स सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर के समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। CPI का आधार वर्ष 2012 है। थोक मूल्य सूचकांक भारत में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले चिन्हित किए जाने वाले सभी लेनदेन शामिल हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रभावता पर निर्भर करती है। सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है, तो दोनों सही हैं। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रभावता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। जब बचत का प्रयोग उत्पादन हेतु निवेश के रूप में हो तब पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी निर्माण एक लेखा अवधि के दौरान अचल पूंजी निवेश पूंजी स्कंदन के मूल्य में हुई वृद्धि के बराबर होती है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है, तो दोनों सही व्याख्या करते हैं। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। इसका कारण अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण होता है। जब आपूर्ति एकाएक कम हो जाती है तो मांग उसी स्तर की बनी रहती है, तो तब इस स्थिति को अवरुद्ध मुद्रास्फीति कहते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचकांक में कितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं? 30। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। ये विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी ब्लू चिप कंपनियों के 30 समता अंशों पर आधारित सूचकांक है। सेंसेक्स 1986 में प्रारंभ किया गया था।
ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनका शेयर बाजार में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। ऐसी कंपनियों पर कर्ज का बोझ नहीं अथवा बहुत कम होता है। प्राय कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आदि तथा वैश्विक स्तर पर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको आदि ब्लू चिप कंपनियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांच परावैंगनी किरणों को रोकता है? क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच परावैंगनी किरणों को काटता है। यह सीरियम ऑक्साइड, सिलिका आदि के मिलकर बना होता है। परावैंगनी किरणें एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी और एक्स किरणों से अधिक होती है। सामान्यतः ओजोन परत पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से समस्त सजीव जगत की रक्षा करती है। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस के निर्माण में, परावैंगनी विकिरण की सुरक्षा में तथा पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जो जोड़ के कई त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। ध्यातव्य है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसके कारण थोड़ा आवेश देने या लेने पर इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आधार पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापन में किया जाता है। तो धुएं का घनत्व मापन में रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का मापन डेसिबल, जल प्रदूषण को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा मापते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है धूलकण। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूलकण और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश वायुमंडल में प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रसार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि ज्यादा जो है रोशनी परिवर्तित करती है, उसका एल्बिडो ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रोशनी ताजा बर्फ से ढकी भूमि परावर्तित करती है। सूर्य की रोशनी का हिम 70 से 90%, मरुस्थल 6 से 40%, घास के मैदान 14 से 37% और कोणधारी घन 10% भाग का परावर्तन करते हैं। जब सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर प्रदर्शित किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 ml प्रति डेसीलीटर के बीच होती है। एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन गैस हैं। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इससे दुर्गंध के लिए इथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक एसिड, हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड से होता है ना कि नाइट्रिक अम्ल से। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित होता है। सिरका में अम्ल एसिटिक, हड्डियों में कैल्शियम, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक। खीरे को काटकर यदि नमक डाल दिया जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? परासरण, ऑस्मोसिस। खीरे को काटकर यदि नमक डाल दिया जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलता है। जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है तो विलायक के अणु झिल्ली पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। यह एक स्वतः स्फूर्त भौतिक क्रिया है जिसके कारण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
अलग किए गए विलयनों में सांद्रता की भिन्नता के कारण उत्पन्न पराश्रय दाब होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन की दर का ह्रास होता है। शीत प्रकोष्ठ में फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में श्वसन दर में कमी हो जाने के कारण इसका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है। निम्नलिखित में से किन कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक शून्य आवेशित कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण है। ध्यातव्य है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन अथवा एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्लोरोफिल है, आरएनए है, डीएनए है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन व हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, जबकि क्लोरोफिल, आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है, संलयन प्रकार करता है। प्रकृति में पाए जाने वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ये घटना रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता कहलाती है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन बम, जिसकी संहारिता क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होती है, इसका निर्माण नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर किया जाता है। नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। लौंग उत्पादन में किसका निरूपण होता है? फूलकली। लौंग फूलकली का निरूपण है। लौंग मटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटम नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? मोरेसी। मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा विशेषतः पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत या अंजीर के पौधों का प्रयोग किया जाता है। ये मोरेसी कुल के ही पौधे हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, समोआ, फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हवाई द्वीप में कापा, फिजी में उवा आदि। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी खोज मैकुलन ने की थी। इसका स्रोत गाजर, दूध, अंडा, पनीर और मछलीकृत तेल है। इसकी कमी से विटामिन की कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया संक्रमण का खतरा पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना रोग होता है। विटामिन सी नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी खट्टे फलों में प्राप्त होता है। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होते हैं। बोटुलिज्म है भोज्य पदार्थों में होने वाला विषैलापन। बोटुलिज्म को विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। यह एक दुर्बल और गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु क्लेरोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म संक्रमण के कारण होती है। यह 3 अलग अलग रूपों में भी हो सकता है, जिनके नाम है खाद्यजन्य बोटुलिज्म, घाव बोटुलिज्म और शिशु बोटुलिज्म। मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है? नहीं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। सही है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन इन क्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, इन्हें नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। मानव शरीर अपने आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। विटामिन के और डी का ही संश्लेषण करता है शरीर। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? रेटिनॉल।
सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल विटामिन ए आवश्यक है। इसकी कमी से प्रभाव से कॉर्निया व त्वचा की मांसपेशियों का शरीर की भवन रतौंधी वृद्धि अवरोध होना, टेरोटोमिनिया आदि परेशानियां संभव है। दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्तर है एल्वोलाई। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्तर एल्वोलाई या वायु कोशिका है। वायु कोशिका को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में ट्रैकियो नामक अंग में जाती है, जिसको विंडपाइप भी कहा जाता है। आगे जाकर ट्रैकिया कई भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोंकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद रहती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम मैथोमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में मैथोमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन मैथोमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। इससे शरीर में साइनोसिस अर्थात त्वचा का नीला पड़ना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह वयस्कों की तुलना में शिशुओं में अधिक प्रभावित करता है। ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम होने पर पीड़ित व्यक्ति कोमा में चला जाता है और सुधार न होने पर मृत्यु भी संभव है। पानी और सब्जियों के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेने पर भी मेटा हीमोग्लोबिन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अधिक समय से रखे हुए पानी भी नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, इसलिए अधिक समय से रखे हुए पानी के सेवन से बचना चाहिए। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? चेल्यूलोसिस। चेल्यूलोसिस विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की कमी से होने वाला रोग है। इस विटामिन की कमी से होने वाले अन्य रोग है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की अपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार के रूप में जाना जाता है। बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, पेलेग्रा रोग विटामिन B3 निकोटिनामाइड या नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग मच्छर वाहक नहीं है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस यह रोग ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी फ्लाई के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों को काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। डेंगू ज्वर, फाइलेरिया और मलेरिया के वाहक मच्छर हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का विकास क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है। ये धारक की 1 टन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरितगृह गैसों जिनकी मात्रा 1 टन CO2 के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में वर्णित CDM के अंतर्गत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व और उनकी अवस्थिति: सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक मेघालय। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। गलत। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। हाँ। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक अजैविक घटकों से अंतर संबंध से निर्मित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित भी होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का निर्माण किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और जैव विविधता अधिनियम
2002 से प्रभावी है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने का फैसला किया। 1995 में पहला ओजोन दिवस मनाया गया। कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकिन वायु प्रदूषण के सूचक है। लाइकिन वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। ये स्वच्छ हवा की आवश्यकता इसे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, अधिक प्रदूषित स्थान पर नष्ट होने लगता है। उल्लेखनीय है कि लाइकिन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। कवक व शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इकोमार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इकोमार्क का प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र पर यह प्रमाण पत्र उस उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो, जिसका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों की आसान पहचान के लिए इकोमार्क लेबलिंग की शुरुआत की है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले कण हैं जिसमें सिलिका, एल्यूमीनियम, कैल्शियम ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरॉन, क्रोमियम और सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। इसी कारण सरकार ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास करती है तथा इन पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। साथ ही वनरोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़ 660 किलोमीटर। इसके बाद सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। वर्तमान में 75 जिले, 350 तहसीलें, 18 मंडल और 1,06,774 गाँव हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक अंग के रूप में जून 2024-21 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई गई? शाहजहाँपुर में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में 11 जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में मनाई गई। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व अर्थात 15 मार्च 2021 को हुआ था और समापन 15 अगस्त 2023 को हुआ था। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा में किया गया था। सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये भारत के कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झील भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर आगरा, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली 2019 और सरसिंग नावल झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है? तो भारत के किसी भी राज्य के नागरिक नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही भर सकते हैं। आयु वर्ग 18 से 40 होनी चाहिए। न्यूनतम हाई स्कूल पास। प्रमाण पत्र किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष है और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई।
साथ ही लाभार्थी को किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यदल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। भारत में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। दोनों सही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2021 को नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है। इस विधेयक का उद्देश्य कुल TFR 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक करना है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 किसके लिए थी? मजदूरों के लिए थी। इस योजना के तहत जो उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। इसका लाभ लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से गोरखपुर मंदिर, हस्तिनापुर शहर, मेरठ, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंभरी देवी मेला, विंध्यवासिनी देवी मेला, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? कानपुर। 19 सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूपी कानपुर में पहला भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई। इस संस्थान की स्थापना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की सोसाइटी से की गई है। इसके द्वारा देश में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो इसके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। इसका परिचालन वर्ष 1969 में हुआ। वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष दिया गया। कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 PV सिंधु ने कांस्य, मीराबाई चानू ने रजत और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता था। बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता था। 2021 में ऑस्कर फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड में का निर्देशन इनमें से किसने किया था? सलोई झाओ ने किया था। और इस वार्षिक पुरस्कार का सबसे पहला समारोह ऑस्कर का 16 मई 1929 में किया गया था। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से भारत व्यापार अधिशेष सर्वाधिक रहा था? यूएसए के साथ रहा था। विश्व शांति सूचकांक, विश्व का सबसे पूर्ण शांतिपूर्ण क्षेत्र यूरोप था 2021 के अनुसार। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 2021 में प्रकाशित हुई? होम इन द वर्ल्ड। इस संस्मरण में इन्होंने अपने जीवन एवं ग्रह के विचारों का अन्वेषण किया है। साथ ही उन्होंने उल्लेख किया है कि उनका नाम अमर्त्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महान भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया था। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगेगा? 29। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है?
इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। केवल वो बी है इसका आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा नेट जीरो बाय 2050 रोडमैप जारी किया गया। विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोडमैप है। नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 सम्मेलन में अपनाया जाएगा। 2050 के लिए नेट जीरो से अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण एवं अवशोषण से होगी। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ नवंबर 2020 में हुआ। फरवरी 2021 में नागोजी ओंकाजा इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक के रूप में कौन से देश की थी ये नाइजीरिया की थी। यह पहली प्रथम अफ्रीकी महिला थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 164 संगठन देश विश्व व्यापार संगठन के देश हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स 2021 शीर्ष 5 में कौन सम्मिलित नहीं था? गुजरात सम्मिलित नहीं था, बाकी आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु सम्मिलित थे। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यूके ने इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। और G7 की स्थापना की गई थी 1957 में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। सदस्य कौन कौन है इसमें? 7 सदस्य हैं G7 में। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। विद्यार्थियों को टैबलेट देने की उत्तर प्रदेश की योजना का नाम था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम थी री-इमेजिंग यूथ स्किल्स फॉर पैंडेमिक। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का फैसला लिया गया था 18 दिसंबर 2014 को। कोविड महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्था ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो IIT बॉम्बे ने। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजशिकोवा किस देश से हैं? चेक गणराज्य से थी। PM वाणी का संबंध किससे था? किस योजना से है? सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंध है PM वाणी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्राप्त किया गया था? ये हालांकि अब इररिलेवेंट हो चुके हैं ये सब फैक्ट्स, क्योंकि विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा, क्योंकि अब जो आएंगे वो 2024 का करंट आएगा 2024 के पेपर में। द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम थी? विश्व टीवी दिवस 2021 की। प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च 1982 को माइक्रो बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टीबी रोग व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है। बस 2021 में टीबी दिवस की थीम द क्लॉक इज टिकिंग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 27 से 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी गिलकिंस ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा की। 21 देश से संबंधित थे, तो भैया USA से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसको USA ने प्रथम
महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जेनेट येलेन। निम्नलिखित समाचारों में से पुलित्जर पुरस्कार 21 जीता था द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हेतु 2021 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास भारतीय नौसेना के किस जहाज पर हुआ? INS तलवार। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका वर्चुअल अनावरण किया गया। यह 151 बाय 6 फीट का है। इसे अष्ट धातु से निर्मित किया गया है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने आज़ादी के समय खादी एवं स्वदेशी आंदोलन में योगदान दिया था। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रधानमंत्री गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक समारोह है, एक स्मारक है। इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। मूर्तिकार रामजी सुतार हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? ऑगस्ट काम्टे ने। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः ऑगस्ट काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन 3 मूल अवस्थाओं में धर्मास्थीय या काल्पनिक तत्वमीमांसा या अमूर्त या तथा प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक को शामिल किया जाता है। काम्टे के अनुसार मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। धर्मशास्त्रीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या अधिदैविक आधार पर, जबकि तत्वमीमांसीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या तथा बोध का स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता है। प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग तथा तुलना की जाती है। कौन सी इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक विविधता नहीं है, हम की भावना है, क्षेत्र है और आत्मनिर्भरता है। सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। सांस्कृतिक विविधता नगरीय समुदाय में पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय में हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, जाति व्यवस्था, जनसंख्या का कम घनत्व, सामाजिक समरूपता, सरल व सादा जीवन है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में किया था। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के सर्जन पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 1958 में अमेरिकी सर्जन नॉर्मन स्वे द्वारा कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुत्ते का किया गया था। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग लोगों से संबंधित है। इसे 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्टार्ट किया गया था। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पीसी होटा, 2 सदस्य अरविंद वर्मा एवं पी शंकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 मई 2010 को सौंपी। इस समिति के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की आयु 30 से 24 वर्ष होनी चाहिए। अन्य प्रमुख अनुशंसाओं में सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने हेतु सुझाव सम्मिलित हैं।
निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? तो 1936, 1965 और 1976। मजदूर भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारितोषिक अधिनियम 1976। संविदा श्रम को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारत और मैत्री। भारत और मैत्री अंटार्कटिका मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण 1918 में हुआ था। यह पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री यह अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। वर्तमान में संचालित नहीं है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 2021 में कितने यूपी के कितने जिले थे? 8। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रारंभ किया था। लास्ट क्वेश्चन, योजना का प्रारंभ वर्ष। आम आदमी योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, पीएम जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए। टेलीग्राम है कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू।